नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब धीरे धीरे थमने लगा है और नए मामलों के साथ मौत के आंकड़े में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,79,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,558 लोगों की मौत हो गई है। आपको यह भी बताते चलें कि इससे पहले गुरुवार को जारी आंकड़ों में देश भर में 2,11,000 नए केस सामने आए थे और 3,842 मरीजों की जान चली गई थी। वहीं 26 मई को 2,08,000 नए केस दर्ज किए गए थे और 4,157 संक्रमितों की जान चली गई थी। वर्ल्डोमीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 1,79,770 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 3,558 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,75,47,705 हो चुकी है, जबकि 3,18,821 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको यह भी बताते चलें कि देश में तमाम सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं और इसके साथ ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। इसमें दो बातें हैं कि पहली तो बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इश्यू नहीं होना चाहिए। हालांकि डोज दे पाए कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा। इतनी सप्लाई हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाई। हमने अब उसको 73 लाख करके दिखाना चाहिए। अगले 3 हफ्तों में उस रेट पे आना चाहिए। तो जो इस चीज को अचीव करे, हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले वाली हो, अब वाली हो, या एक और नई मिलके बने, जो भी हो, गोल इज हर डोज भारत के नागरिक तक पहुंचे। और पिछले एक हफ्ते से हम एक्टिव केसेस में कमी नोट कर रहे हैं। ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर, उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6%। अब हम आपको आपके क्षेत्र के, आपके राज्य की तमाम जो कोरोना को लेकर ताजा अपडेट हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे और हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग इलाकों में तैनात हो चुके हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता वहां से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, मुंबई की कैसी स्थिति कोरोना को लेकर है? महाराष्ट्र में ताजा अपडेट क्या कुछ है, विस्तार से बताएं। जी मोहित, देखिए इसी तरह से मुंबई में कोरोना कंट्रोल के बाद महाराष्ट्र सरकार अब आने वाले तीसरी फेज की तैयारी में जुटे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने टास्क फोर्स का निर्माण किया है, ऐसे में 660 डॉक्टरों की टीम जो लगातार अब ट्रेनिंग ले रही है कि किस तरह से आने वाले तीसरे कोरोना लहर से निपटा जाएगा, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। वहीं बीएमसी को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की यथास्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्या आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है? सबसे बड़ी बात यह कि मौत के आंकड़े अभी भी महाराष्ट्र में कम होते नजर नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी मोहित जी, देखिए जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है कि आखिर मौत के आंकड़े पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मंथन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार मुंबई में गिरते हुए आंकड़ों को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं मनोस्थिति मजबूत बनती जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई में जिस तरह से आंकड़े जो है अब 1000 से नीचे आ गए हैं, वही महाराष्ट्र में जो 20,000, 25,000 और 80,000 के पास आंकड़े आते थे, वो कहीं न कहीं
अब जो है 15,000 14,000 के आसपास है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र और मुंबई के लिए सुकून देने वाले हैं, लेकिन लगातार महाराष्ट्र में जो आंकड़े मौत के हैं वो कहीं न कहीं डरावने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर लगातार मंथन कर रही है। सत्य प्रकाश सोनी, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक थी, कई तरह के फैसले इसमें लॉकडाउन सहित तमाम चीजों को लेकर हुए हैं, लेकिन क्या कोरोना को लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ हो? क्या कुछ नए निर्देश जारी किए गए हों? जाहिर तौर पर देखिए मोहित, 1 जून से मुंबई में जो लॉकडाउन लगाया गया था वो उसकी अवधि खत्म होने वाली है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से लोगों की जीविका भी चले और कोरोना को मात भी दिया जाए। इस श्रृंखला के तहत लगातार महाराष्ट्र सरकार ने एक प्लानिंग किया है जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में जो दुकानों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बंद कर दी जाती थी, उन दुकानों को अब सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक जारी रखा जाएगा। ऐसे में जो एसेंशियल दुकानें थी उनको पूरी तरह से चालू रखा गया था, बाकी सभी दुकानों को बंद किया गया था। लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना नहीं है, यानी कि जिनको आइसोलेट नहीं किया गया है, उन इलाकों को जो है पूरी तरह से 2 बजे तक के लिए छूट दी जाएगी। इस तरह की प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। लगातार कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि जिस तरह से लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन तंगी को देखते हुए कोरोना से कैसे बचा जाए उसका भी जो है ध्यान रखा जा रहा है। सत्य प्रकाश सोनी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि लगातार जिस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसको लेकर किसी तरह की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कोई ऐलान किया हो, किसी तरह की कोई घोषणा की हो? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पहले भी कह चुकी है सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में इलाज कोरोना का किया जाएगा। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जिस तरह से लगातार जन जीवन आधार कार्ड के अलावा जो है राजीव गांधी आधार कार्ड बनाया गया था, उनके तहत जो लोग अगर भर्ती होते तो जाहिर तौर पर उनको मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करवाएं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से लगातार पैसे लेने की मनमानी का सामना मुंबई कर रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का इलाज मनपा हॉस्पिटल में हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल में हो। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें सत्य प्रकाश सोनी, वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि सभी की नजरें इस वक्त वैक्सीनेशन पर हैं, एकमात्र उपाय जो कोरोना से बचाव का नजर आता है तो वो वैक्सीनेशन है। महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है, मुंबई में कैसी स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए मोहित जी, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार के पास ये शिकायतें जा रही है कि किस तरह से जल्द लोगों को वैक्सीनेशन का जो काम है वो खत्म किया जाए। महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। मुंबई के हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया गया है। कोविड सेंटर जो बड़े थे उनमें भी वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया गया था। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां पूरी तरह से, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को उचित मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंता व्यक्त कर रही है। उनके हर नेता ये कहते हुए फिरते हैं कि केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है, केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन का जो काम समय पर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है कि टेंडरिंग की व्यवस्था करके जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन का काम किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार ने अब तक इस पर अनुमति नहीं दिया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में ही, अपने राज्य में ही टेंडर की व्यवस्था करके जल्द से जल्द वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़े बताए कि 12 करोड़ जो है वैक्सीन खरीद कर लोगों को लगाने की जो तैयारी है महाराष्ट्र सरकार की, उस पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अमल कर रही है। और सत्य प्रकाश सोनी, क्योंकि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, उन्हीं ने अब ग्लोबल टेंडर भी महाराष्ट्र सरकार ने किया था और ऐसे में स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है। अपोलो जो हॉस्पिटल है वहां पर उन लोगों को जून के दूसरे सप्ताह से मिलनी शुरू हो जाएगी स्पुतनिक वी। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है और क्या ग्लोबल टेंडर से महाराष्ट्र सरकार के हाथ में आया है? देखिए, ग्लोबल टेंडर के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जरूर ये सहमति मिल गई है कि उनको वैक्सीन मिल जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में सब व्यवस्था की गई है, ऐसे में जैसे ही हाथ में वैक्सीन आती है उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं दूर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कर रही है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार के हाथ में वैक्सीन नहीं आती तब तक कुछ भी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन पे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वैक्सीन नहीं आने के कारण लगातार कोविड जो वैक्सीन सेंटर थे उसको बंद करने पड़े थे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के हाथ में अगर वैक्सीन आती तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि 60 दिनों में मुंबई के अलावा पुणे को भी वैक्सीन दे दी जाएगी। और सत्य प्रकाश सोनी, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, वहां पर क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर, लोगों को बीच में कोरोना को लेकर?
देखिए, वैक्सीन को लेकर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें उत्सुकता जरूर है, क्योंकि पिछले दौर में देखा गया था कि वैक्सीन को लेकर जो ग्रामीण इलाके हैं वो तैयार नहीं थे, तरह तरह की भावनाएं पाले हुए थे। लेकिन अब लोगों के जहन में कहीं न कहीं वैक्सीन लेने की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि लगातार जो मुंबई महाराष्ट्र में जो मौत के आंकड़े बढ़ रहा है उसको लेकर लोग कहीं न कहीं डरे समे हुए। लिहाजा अब सबको पता हो गया है कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। और साथ में टेस्टिंग को लेकर अपडेट लेने की कोशिश करें। महाराष्ट्र मुंबई में क्या अपडेट टेस्टिंग को लेकर है? क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया जो लगातार क्या रफ्तार उसकी बढ़ाई जा रही है या उसकी कम की जा रही है? क्या अपडेट उसको लेकर है? मोहित जी, देखिए, लगातार जो टेस्टिंग है, आरटीपीसीआर हो चाहे एंटीजन टेस्ट है, वो लगातार जारी है। क्योंकि मुंबई के बस स्टेशनों पे अगर जो बाहर से आते हैं उनकी भी टेस्टिंग हो रही है, रेलवे स्टेशनों पर भी लगातार आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट हो रहा है। उसके बाद मुंबई के जो तमाम हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, वहां भी वैक्सीनेशन जो टेस्टिंग का काम लगातार जारी है। तो लिहाजा टेस्टिंग कम नहीं की गई है, बल्कि टेस्टिंग करने के बाद लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई की जो स्थिति है किस तरह की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी महाराष्ट्र और मुंबई की देने के लिए। तो सत्यप्रकाश सोनी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति फिलहाल मुंबई में है और महाराष्ट्र में है। वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर तमाम जो राज्य हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों के पास आज वैक्सीन की भारी किल्लत है। 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाने की और वैक्सीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, और ऐसे में उन लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि लगातार न सिर्फ सरकारों की बल्कि आमजन लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की हम खासतौर पर बात करने की कोशिश करें, वहां पर आज भी लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से वंचित रखा जा रहा है। वहां पर भारी संख्या में लोगों की कमी है, वहां पर वैक्सीन की भारी कमी है। लोग लगातार इसको लेकर जो संक्रमित भी हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ गिर रहा है, उस लिहाज से अब मौत का जो सिलसिला है वो भी थोड़ा थमता नजर आ रहा है। और इसी के साथ में तमाम राज्यों की और तमाम शहरों की स्थिति को समझने की, जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और वो वहां की तमाम जो अपडेट हैं वो मुहैया कराने की कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से फिलहाल क्या स्थिति आपके राज्य की, आपके शहर की बनी हुई है और किस तरीके से सरकारें उन तमाम हालातों से बाहर निकलने के लिए कदम उठा रही है। क्योंकि लगातार सबसे बड़ी चिंता वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीन की चिंताओं के बीच में लोगों के बीच में चिंताएं ये भी हैं कि आखिरकार उन लोगों को कब वैक्सीन मुहैया हो पाएगी। और ये हालात सिर्फ एक या दो राज्यों के नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों के ऐसे ही हालात हैं। वहां पर भारी कमी वैक्सीन की है और साथ में टेस्टिंग को लेकर भी अब जो आंकड़े हैं वो टेस्टिंग के भी कम होते नजर आ रहे हैं। यानी कि पहले के मुकाबले जो टेस्टिंग हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है इस बात की कि आखिरकार लोगों को वैक्सीन कब तक मुहैया हो पाएगी। हर रोज 50 से 60 लाख लोगों की वैक्सीन लगाई जा रही है। नीति आयोग की जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उनका दावा है कि जल्द ही सरकार की कोशिश है कि हर रोज कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए तो भी एक लंबा वक्त देश में हर सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में लगेगा। लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मुहैया हो सके, दोनों टीकों को जल्द से जल्द लगाया जाए। लेकिन अगर हम सिंगल डोज की बात करें, यानी कि पहले डोज की बात करें, तो देश के काफी हद तक जो लोग हैं उन लोगों को पहला डोज मिल चुका है। लेकिन दूसरे डोज की तलाश में आज भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। दूसरे डोज की तलाश में आज भी सरकारों को अभी उनके पास वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है। और साथ में ये भी बताते चले कि जो लोग इंडस्ट्रीज हैं वैक्सीन बनाने वाली, वो भी पूरी कोशिश में जुटी हैं लगातार अपने उत्पादन को बढ़ाने की, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुकूल ही वो वैक्सीन उत्पाद कर पा रही हैं। अब इंदौर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ में। गणेश तिवारी, इंदौर की क्या स्थिति कोरोना को लेकर है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, एक बार विस्तार से बताएं। मोहित, देखिए, कोरोना की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में जो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े सामने आए वो 1977 मामले जो है पूरे मध्य प्रदेश में सामने आए हैं।
जो कि 2.8% की दर से जो पॉजिटिव दर है वो 2.8% रहा है। और अगर मृत्यु की बात करें तो 70 लोगों की हालांकि मृत्यु भी सम्मिलित है। अगर इंदौर की बात करें तो 577 मामले इंदौर में सामने आए हैं, वहीं 409 मामले भोपाल में सामने आए हैं। तो हालांकि जो कोरोना की दूसरी लहर थी वो हम सब ने देखा है कि काफी ज्यादा भयावह थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस संक्रमण की चेन में जो दर है, इस चेन को तोड़ने में मध्य प्रदेश सरकार और जो यहाँ का प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो कहीं ना कहीं कामयाब साबित हो रहा है। लगातार जो यही अगर दर की बात करें तो जो 23% की दर तक कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके थे, वो आज 2.8% आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एक बार फिर इस जंग को जीतने में कामयाब साबित हो रहा है। हालांकि अभी भी कोरोना किसी तरह से गया नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद कम नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो मध्य प्रदेश में राहत देने की बातें चल रही थी 1 जून से, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो अब मध्य प्रदेश सरकार जो है आम जनता को इन चीजों का अब जो है सामना करना पड़ेगा कि उनको जो अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ था वो लॉकडाउन अब अनलॉक के रूप में धीरे धीरे जो है कई क्षेत्रों को कई चीजों को खोलने की जो है अब तैयारियां पूरी तरह से इन तैयारियों में मध्य प्रदेश सरकार जुट चुकी है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जून से जिस जगह पर 5% से कम आंकड़े कोरोना के हैं उन जिलों को अब खोला जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो धीरे धीरे और नियम और शर्तों के तहत ही छूट मिलेगी, पूरी तरह से छूट नहीं रहेगी। लेकिन इन जिलों में अब जो है शादियां हैं, व्यापार है, जो कारोबारी हैं और कई दुकानें हैं, उनको अब खोलने की धीरे धीरे अनुमति दी जा रही है। तो इस तरह से अब मध्य प्रदेश जो है एक बार फिर मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकिन अनलॉक की गणेश प्रक्रिया तिवारी, शुरू होने जा रही अगर है। हम टेस्टिंग को लेकर समझने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की स्थिति कैसी है? कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार क्या बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है? क्या अपडेट उसको लेकर है? देखिए मोहित, अगर आंकड़ों की बात करें जो टेस्टिंग है तो पूर्व की बात ही जो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं जो टेस्टिंग को लेकर, सैंपल को लेकर, वो पूर्व की भांति ही आंकड़े दिए जा रहे हैं। हालांकि अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो अभी भी जो बीती रात कल अगर सैंपलिंग की बात करें तो 59,606 लोगों का सैंपल लिया गया था कोरोना, जिसमें से 1977 लोग पॉजिटिव आए। तो हालांकि जो टेस्टिंग है, सैंपलिंग है, वो लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अगर देखिए मोहित बात करें तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर जरूर मध्य प्रदेश में लगातार जो है कमी बनी हुई है। लोगों को अगर वैक्सीन लगवानी है तो करीब जो स्लॉट उनके बुक हो रहे हैं करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों में जाकर स्लॉट उनके बुक हो रहे हैं। तो जो नजदीकी सेंटर है वहां पर उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरह से स्लॉट वहां के फुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दूर भी जाना, काफी दूर जाना पड़ता है और उनका नंबर भी काफी देर से आता है। तो हालांकि जो आंकड़ों के हिसाब से सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग जो पूर्व में जितनी प्रतिदिन पहले 65,000 के से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग ली जा रही थी, वही अब भी उतनी ही मात्रा में सैंपलिंग ली जा रही है। लेकिन आंकड़े जरूर बेहद कम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो ये निश्चित तौर पर एक जीत है मध्य प्रदेश की, और लोगों की एक तरह से जो जागरूक होकर लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार को और स्वास्थ्य विभाग का और सरकार का साथ दिया, वो कहीं ना कहीं अब जीत की अग्रसर पर है। जी लेकिन मोहम्मद। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें गणेश तिवारी, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर, यहां तक कि संक्रमण की क्या दर वहां पर नजर आ रही है? लोगों को क्या राहत मिलती नजर आ रही है? क्योंकि एक वक्त हमने देखा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही थी। अब मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की नजर आती है? देखिए मोहित, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव दर की बात करें तो वो हालांकि कोरोना पॉजिटिव दर वहां पर कम नजर आ रहा है, लोग कम प्रभावित जो है कोरोना से हो रहे हैं। लेकिन अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि शहरी क्षेत्र की भी बात करें तो वैक्सीनेशन का और सैंपलिंग का अभाव नजर आ रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र निश्चित तौर पर ये जो सैंपलिंग टेस्टिंग है और जो वैक्सीनेशन है, ये बिल्कुल इन दोनों जगहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों चीजों की भारी कमी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी समस्या है वैक्सीनेशन की, चूंकि शहरी क्षेत्र में भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में गांव में भी, तो निश्चित तौर पर गांव पे भी इन जो वैक्सीनेशन है उसका कहीं ना कहीं
पूरी तरह से अभाव देखा जा सकता है। और कभी कभार अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो दूर दराज की जो पंचायतें, वहां पर करीब 15 दिन 20 दिन में एक वैक्सीनेशन सेंटर या एक स्लॉट लगाया जाता है। तो ऐसे में जो गांव है, वहां के आसपास के गांव है, वहां पे मात्र 50 से 60 लोगों को ही उस सेंटर पर एक जी दिन में वैक्सीन लग पाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि संक्रमण दर पहले के मुकाबले अब कम नजर आ रही है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जून से अब प्रदेश में लॉकडाउन को अब खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में अभी भी सख्ती जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से अगर हम समझने की कोशिश करें कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई ऐसे इलाके थे, कई ऐसे राज्य थे जहां पर लगातार संक्रमण की दर बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन उनसे भी अब थोड़ी राहत मिलती हुई मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बाकी राज्यों का भी हम रुख करेंगे, आपके अपने शहर का भी रुख करेंगे, आपके क्षेत्र का रुख करेंगे और वहां के जो ताजा हालात हैं उसको भी बयां करने की हम कोशिश करेंगे। वहां की ताजा स्थिति कैसी है और वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी वहां पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, तमाम स्थिति को हम बताने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां की तमाम ताजा हालातों के साथ में और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से आंकड़ों को जो घटाने के लिए प्रशासन नए और नायाब तरीके अपना रहा है, किस तरीके से पूरे देश में वैक्सीनेशन पर तेजी लाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की खासा कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उन लोगों में खास तौर पर वैक्सीन की अभी उतना लोगों को वैक्सीन मुहैया नहीं हो पाई है जितना कि 44 साल से ऊपर के लोगों को मिल पाई है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताते चलें कि इसको लेकर भी वैक्सीनेशन और वैक्सीन उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही तमाम जो सरकारें कोशिश ये कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाए और जल्द से जल्द ये मुहैया कराई जाए। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय या नीति आयोग की हम बात करें, उनका दावा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर रोज वैक्सीन लगाने की जो कोशिश की जा रही है, अभी जो आंकड़ा 50, 60, जो 70 लाख तक पहुंचता है उसे 1 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश है और उसके बाद इस आंकड़े को और भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम स्थिति है, तमाम राज्यों के हालात हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राज्यों के अंदर अभी जो स्थिति है वो बेहतर होती नजर आ रही है। देश के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की हम बात करें या फिर साउथ के जिलों की हम बात करें, वहां पर कई साउथ के राज्य हैं जहां पर स्थिति फिलहाल गंभीर नजर आ रही है। लेकिन ज्यादातर राज्य, खासतौर पर उत्तर भारत की हम बात करें तो वहां पर थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आती है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर जोर देने की जो कोशिश सरकार की है उसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। और हम आपको आपके राज्य, आपके क्षेत्र की तमाम जो स्थिति है वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आपके क्षेत्र में किस तरीके से इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ताजा अपडेट आपके इलाके के हैं। और इसी पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ में। गौरव, अयोध्या के क्या अपडेट हैं, उत्तर प्रदेश के कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट हैं, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का कहर काफी तेज था, लेकिन अगर हम अब कोरोना लहर को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मरीजों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है। लोगों को एक राहत मिल रही है। जिस तरीके से कोरोना में से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन अगर अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के केस काफी संख्या में कम आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी घटता हुआ नजर आ रहा है। इससे लोगों को राहत भरी खबर है मोहित। लेकिन गौरव, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है अयोध्या में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि तमाम सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं, ऐसे में क्या तस्वीर वहां पर नजर आती है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर के काम काफी तेज कर दिया गया है। 18 प्लस से लेकर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है और भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं
और तमाम सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सुविधा मुहैया कराई जा रही है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को अगर हराना है तो वैक्सीन लगाएं। और लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है मोहित। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जानकारी आपने दी, लेकिन टेस्टिंग को लेकर और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। उसको जुड़ी हुई क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश में, और टेस्टिंग को क्या और भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है? अयोध्या में किस तरह की स्थिति टेस्ट को लेकर है? देखिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से अपना अहम कदम रख रही है। जिस तरीके से बात किया जाए कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है और आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, उनको अलर्ट किया गया है कि जो लोग पलायन करके बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्टिंग किया जाए और भारी संख्या में वैक्सीनेशन लगवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या जनपद में अगर हम बात करें कोरोना वायरस को हराने के लिए, तो यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा था वो भी काफी कम नजर आ रहा है और जिस तरीके से टेस्टिंग का कार्य चल रहा है उसमें भी काफी संख्या में जो है पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं लोग। और जो बेड भरा रहता था वो बेड पर मरीज नहीं है, 316 बेड खाली हैं और अयोध्या जनपद में 2000 से अधिक मरीज हो गए थे। लेकिन अगर हम अब बात करें तो 316 मरीज बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ यहाँ के जो डीएम है और सीएमओ है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और वैक्सीनेशन को लेकर के काफी जोर दिया जा रहा है मोहित। ग्रामीण क्षेत्रों की हम तस्वीर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक चिंता का विषय बन गया था, लगातार संक्रमण दर जो बढ़ रहा था। अब कैसे हालात हैं उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें या फिर अयोध्या की हम बात करें? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर के लोगों में भय जैसा माहौल बना होता था, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की गई थी और लोगों को जाकर जागरूक किया जा रहा था कि लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना वायरस से लोग मुक्त हों। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की मौत का आंकड़ा कम हो गया है और लोग भारी संख्या में सीएससी पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ी बात है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लोगों को तमाम प्रकार के तरीके से जागरूक किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंच रही है। हर गांव में टेस्टिंग का कार्य भी मोहित बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन साथ में आखिरकार ये भी हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच में रहे हैं, आपने तमाम लोगों के संपर्क है, आपने तमाम उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आखिरकार लोगों में वैक्सीन को लेकर किस तरह के भ्रम हैं? देखिए, जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगवाते हैं और लोगों को हल्का बुखार और खांसी और शरीर में दर्द जैसी बनी रहती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भय जैसा माहौल बना है। लेकिन जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और उनको दवा भी दी जा रही है कि वैक्सीन लगाने के साथ साथ पैरासीटामोल की दवा जरूर खाएं, तो ऐसी जो लोगों के अंदर भ्रम थे उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है बताया भी जा रहा है कि थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ सकती है मोहित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े तमाम जानकारी अयोध्या की और उत्तर प्रदेश की उन्होंने दी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।